भारत के हर जिले में सुनिश्चित करना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दिन के 11 बज चुके हैं। मैं हूं अजय मिश्र और आप देख रहे हैं समाचार। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम हिंसा पर सख्त हुए बंगाल के राज्यपाल। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी, फौरन कार्रवाई करने और कार्रवाई की रिपोर्ट सौंपने के दिए निर्देश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में शिमला में करेंगे चुनाव प्रचार। मंडी में भी कंगना रनौत के लिए पीएम की होगी रैली। अमित शाह, जेपी नड्डा, मल्लिकार्जुन खड़गे, मायावती समेत अखिलेश यादव और तेजस्वी भी प्रचार के मैदान में उतरे। दिल्ली शराब नीति घोटाले में आरोपी बीएसआर नेता के कविता की जमानत पर दिल्ली हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। कोर्ट ने ईडी और सीबीआई से मांगा था जवाब। राजस्थान में जानलेवा हुई गर्मी, कई लोगों की मौत। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, पंजाब समेत कई राज्यों में भी धूप और लू का सितम जारी। अगले कुछ दिन भी भयंकर लू की चेतावनी। वियतनाम की राजधानी हनोई में एक इमारत में लगी आग, 14 लोगों की मौत, 3 घायल। शॉर्ट सर्किट की वजह से हादसा हुआ। और आज आईपीएल में दूसरे फाइनलिस्ट का होगा फैसला। क्वालिफायर 2 में सनराइजर्स हैदराबाद का सामना राजस्थान रॉयल से। फाइनल्स में कोलकाता नाइट राइडर्स से भिड़ेगी विजेता टीम। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और नंदीग्राम हिंसा पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर यह कि नंदीग्राम के मामले पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने अब संज्ञान लिया है। पश्चिम बंगाल के नंदीग्राम में माहौल तनावपूर्ण बना हुआ है। यहाँ पर भारी संख्या में फिलहाल सुरक्षा कर्मी तैनात हैं और बंगाल के राज्यपाल की मुख्यमंत्री के नाम चिट्ठी गई है। हिंसा को लेकर के सख्ती दिखाई है। सूत्रों के अनुसार नंदीग्राम में हिंसा को लेकर के राज्यपाल ने ममता बनर्जी सरकार से एक्शन रिपोर्ट मांगी है। नंदीग्राम में कल भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई थी, जिससे बीजेपी की एक महिला कार्यकर्ता की मौत हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के 7 कार्यकर्ता भी जख्मी हो गए थे। भाजपा ने हिंसक झड़प के विरोध में नंदीग्राम में बंद का ऐलान किया था। आपको बता दें कि नंदीग्राम वो इलाका है जो पूर्व मेदिनीपुर जिले में स्थित है और यहाँ कल मतदान होना है। बीजेपी महिला कार्यकर्ता की मौत के बाद हंगामा जारी है। वहां पर प्रसेनजीत बख्शी इस वक्त जुड़ रहे हैं कोलकाता से। प्रसेनजीत, अभी ताजा हालात क्या हैं और क्या ये कंफर्म्ड है कि राज्यपाल ने सख्ती दिखाई है इस पूरे मामले में? जी अजय, राज्यपाल की तरफ से ये जो घटनाक्रम है कल परसों ये हमने नंदीग्राम में देखे हैं। पहले तो शुभेंदु अधिकारी और पास में दूसरा एक बीजेपी प्रत्याशी हिरणमय चैटर्जी की जो वहां पे किराए का घर है वहां पे पुलिस भेजा गया था। फिर बाद में ये जो घटना है उसके बाद एक महिला कार्यकर्ता की मौत है, जो माना यह जा रहा है कि बंगाल के इस बार की चुनावी प्रक्रिया में पहली मौत है। ये हम लोग काफी सुकून से बता रहे थे कि 5वीं चरण जो है पहले 1, 2, 3, 4, 5 वो शांति से निपट गया है, लेकिन आखिर तक 6ठे चरण की पहले हम को एक किसी का जान गंवाना पड़ा, जो बंगाल की चुनावी हिंसा में पुरानी एक ट्रेडिशन हम बताए तो ऐसी है। लेकिन इसी नंदीग्राम में कल जैसे आपने बताया कि मतदान है तो एक पूरी तरह से इलेक्शन कमीशन के लिए चुनौती है और इसीलिए गवर्नर भी एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगे हैं प्रदेश सरकार से, क्योंकि प्रदेश की जो पुलिस है उन पुलिस को ही इस्तेमाल किया गया था। कल जब बंद के दौरान बीजेपी की कार्यकर्ता ने दोषियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे थे तो उस वक्त पुलिस एक्शन में थी, तो इसीलिए मुख्यमंत्री से ममता बनर्जी से एक्शन टेकन रिपोर्ट राज्यपाल ने मांगे हैं। देखना लेकिन प्रसेनजीत कि आज जी प्रसेनजीत, लेकिन ये बंद के दौरान चुनाव होगा कैसे? सबसे बड़ी बात यह है कि क्या उस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा? नंबर से प्रभाव पड़ सकता है, सुरक्षा की व्यवस्था अभी भी खतरे में है, आप बता रहे हैं। हाँ, यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं कि चुनाव आयोग के सामने और चुनाव आयोग के साथ जो लोग लगे हुए हैं, मतलब जिला प्रशासन और बाकी लोग जो सेंट्रल सिक्योरिटी फोर्स है, ये जो सब लोग चुनाव आयोग के साथ है,
चुनाव को शांतिपूर्वक करना इनके लिए अभी काफी चुनौती बन गया है। क्योंकि देखिए ये एक इस तरह की स्थिति बन गया है कि इसी नंदीग्राम से विधानसभा चुनाव में 2021 में शुभेंदु अधिकारी के सामने हार को मानना पड़ा था ममता बनर्जी को। तो बाद में उन्होंने दूसरे जगह से अपना चुनाव करा के फिर चीफ मिनिस्टर बनी। तो अब ये जो घाव है ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के लिए, तो एक ये भी चुनौती है तृणमूल कांग्रेस के सामने कि इस नंदीग्राम से कैसे फिर अपना लीड वापस लाए। तो ये जो स्थिति पैदा हो गया है तृणमूल कांग्रेस की अंदर ही अंदर, और दूसरी बात है कि तृणमूल कांग्रेस जिस तरह से एक डेस्परेशन दिखा रही है, तो इसके कारण हमें लगता है कि कल की जो चुनाव है पूरे पूर्वी मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट में, उसमें एक कंस्टिट्यूएंसी नहीं है, उसमें तमलुक है, उसमें काफी है, 2 कंस्टिट्यूएंसी है, साथ में जो लगा हुआ दो पश्चिम मेदिनीपुर है, वहां पे मिदनापुर कंस्टिट्यूएंसी है, घाटाल कंस्टिट्यूएंसी है। तो ये सब जगह पे कल के लिए काफी सेंसिटिव बन गया है, ये हमारा मानना है और बाकी इलेक्शन कमीशन का भी मानना है। चुनाव के ठीक पहले इस तरह की तनाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन हो गया है। अब ये चुनौती हमारे सामने है, मतलब इलेक्शन कमीशन के सामने है और बाकी जो एजेंसी है उनके सामने है। चलिए, चुनाव तो एक तरफ बात है ही है, लेकिन जिस महिला की मौत हो गई है उसके लिए जिम्मेदार अभी तक किसी को ठहराया गया है? जो 7 लोग जख्मी हुए हैं, झड़प दोनों तरफ से हुई है, टीएमसी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन क्या महिला की मौत का जिम्मेदार अभी तक सरकार, पुलिस किसी को ठहरा पाई है? नहीं अजय, इसी जगह पे ही तो नाराजगी है। ये कहकर पूरे इस मौत को नजरअंदाज करने की कोशिश किया जा रहा है कि ये अपना पारिवारिक कोई विवाद के कारण उस महिला की मौत हो गई। तो अगर वो भी है तो किसी को तो जिम्मेदार ठहरना पड़ेगा। परिवार में कोई है जिनको आप गिरफ्तार करो, या बाकी कोई है जिनको आप गिरफ्तार करो। अभी तक इस मामले में कल बंद के दौरान बीजेपी की तरफ से जो मांगे किया जा रहा था, उस वक्त इन लोगों को तितर-बितर करने के लिए कुछ लोगों को गिरफ्तार किया या उठा के ले गया पुलिस। लेकिन इन महिला की मौत की जिम्मेदारी कौन है, ना इसके बारे में पुलिस की तरफ से कुछ बताया गया, ना प्रशासन की तरफ से कुछ बताया गया, ना किसी को गिरफ्तार किया गया, ना किसी को दोषी ठहराया गया। तो मतलब ये मौत जैसे लगा कि ये हो गया है, इसी का कोई जिम्मेदारी कोई लेने के लिए राजी नहीं है प्रशासन की तरफ से। तो यही गुस्सा लोगों के मन में है, जो गुस्सा निकल कर आया था कल की बंद के दौरान। तो अब ये देखना है आज पूरे दिन में कि पुलिस की तरफ से बाकी स्थानीय प्रशासन की तरफ से ये जो महिला की मौत के जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में कुछ बयान सामने आता है कि नहीं, या किसी को गिरफ्तार करना या किसी को जिम्मेदार ठहरना, इसके बारे में कुछ बयान हमको मिलता है कि नहीं। लेकिन राज्यपाल जी ने जो अभी सूत्रों के अनुसार आप भी बता रहे हैं कि चिट्ठी लिखी है, उसकी कोई टाइमलाइन दी गई है? और इस पर चुनाव आयोग क्यों कोई संज्ञान नहीं ले रहा, या कोई अभी अपनी बात क्यों नहीं रख रहा है? देखिए, आज हम इंतजार में है चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कल भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लिखित रूप में चुनाव आयोग के सामने इसके बारे में अपना जो उनका शिकायत है वो दर्ज किया गया है, और इसकी जवाब में चुनाव आयोग की तरफ से आज हमें कुछ पता चलता है कि नहीं, ये हम बताएंगे आप लोगों को बाद में, जब चुनाव आयोग इसके ऊपर कोई टिप्पणी करता है तो। और राज्यपाल की तरफ से जो प्रदेश के सामने एक्शन टेकन रिपोर्ट मांगा गया है, ये अगर दिया जाता है तो इसके बारे में भी हम बताएंगे दर्शकों को। लेकिन फिलहाल ऐसी है कि ये परिवार की ये जो डेड बॉडी कल शाम को नंदीग्राम में उसी जगह उन्हीं परिवार के सामने पहुंचे, तो तब भी हम देखे थे कि किस तरह से परिवार दुखी है, किस तरह से जो पड़ोसी है वो दुखी है, और ये जो अंदर ही अंदर एक घुटन महसूस कर रहे हैं वहां के लोग। इस मौत के जिम्मेदार कौन है, इसके बारे में पता नहीं चल रहा है। इसी के कारण तो आज मेरे ख्याल से किसी ना किसी कोने से इसके बारे में कुछ सफाई तो आना चाहिए। अजय जी, अंतिम सवाल ये कि टीएमसी जो बीजेपी ने कुछ दिनों पहले विज्ञापन जारी किए थे, विज्ञापन की सेंसिटिविटी को लेकर के तो वो पहुंच जाते हैं अदालत में उनको एक तरह से उनके फेवर में फैसला भी आता है, हाई कोर्ट भी पहुंच जाते हैं, लेकिन किसी की महिला की मृत्यु हो जाती है तो उसके ऊपर टीएमसी कुछ बोलती नहीं है। विज्ञापन ज़्यादा जिम्मेदार मतलब ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टीएमसी के लिए,
या फिर किसी नागरिक की मौत? क्योंकि नागरिक तो बंगाल की है ना जिनकी कल मौत हुई थी, कोई ना कोई वजह तो पता चलनी चाहिए। वही है ना अजय, माने ये अजीब सा राजनीति है कि यहाँ पे इस मौत को जो पत्रकार लोग वहां पे ग्राउंड जीरो पर काम कर रहे हैं, उनको सबको पता है कि इसके पीछे क्या कारण है, क्या हुआ था, क्या झड़प है। मैं आपको बताऊं कि दोनों तरफ से, मतलब बीजेपी की तरफ से और तृणमूल की तरफ से लोग रात को निगरानी में निकले थे कि अपना अपना जो कल के चुनाव के लिए कैंप ऑफिस बन रहा है उसका स्थिति क्या है, ये देखने के लिए निकले थे। जब दोनों ग्रुप के बीच झड़प की घटना घटी और उसमें बीजेपी तृणमूल के लोग संख्या में ज्यादा थे और बीजेपी के ऊपर आक्रामक बन गए। बीजेपी की करीब 6-7 लोग अस्पताल में है, इसमें से 2 लोगों को कोलकाता भेजा गया है और एक की मौत हो गया है। ये जो क्रोनोलॉजी हम सबको पता है, लेकिन तृणमूल कांग्रेस की तरफ से इसको पारिवारिक विवाद बोल के नजरअंदाज करने की कोशिश है। तो ये लोगों की मन में गुस्सा फूट रहे हैं कि देखिए जो नागरिकी है, जब तक चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी है उनके लिए सब नागरिक, चाहे वो संदेशखाली की महिला हो, चाहे वो नंदीग्राम की महिला हो, ये सारे के सारे बंगाल के नागरिक है और उनके जिम्मेदारी चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी की। प्रसन्न जी आप मेरे साथ बने रहिए। जी मैं संदेश खाली पे आ रहा हूं, आप मेरे साथ बने रहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो पश्चिम बंगाल से एक और खबर आ रही है, टीएमसी के खिलाफ बीजेपी के विज्ञापन पर जो बवाल मचा, जिसका मैं जिक्र कर रहा था, अब कलकत्ता हाईकोर्ट ने जब इस मामले पर रोक लगा दी है तो बीजेपी पहुंच गई सुप्रीम कोर्ट। अब भाजपा की ओर से पश्चिम बंगाल में चुनाव विज्ञापनों का मामला सुप्रीम कोर्ट में मेंशन किया गया है। सुप्रीम कोर्ट अब सोमवार को सुनवाई करेगा। प्रसन्नजीत आप मेरे साथ बने रहे। विकास इस वक्त जुड़ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ। विकास, इस पूरे मामले पर अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में आ गई है। बीजेपी क्यों आई है, क्या कहना है, क्या दलील है बीजेपी की? और सुप्रीम कोर्ट अब आप जैसा आप बता रहे हैं कि सोमवार को इस पर सुनवाई करेगा। बिल्कुल अजय, ये कलकत्ता हाईकोर्ट के एक सिंगल जज बेंच ने ऑर्डर किया था 20 मई को, और जिसमें बीजेपी को रिस्ट्रेन किया गया कि वो कोई भी ऐसा विज्ञापन नहीं देगी जिसमें सीधे सीधे तृणमूल कांग्रेस का कोई रेफरेंस आता हो या उसके किसी नेता को सीधे सीधे टारगेट किया जाता हो। ये सिंगल जज बेंच का ऑर्डर है जिसको उन्होंने चुनौती भी दी थी, डबल बेंच में गए थे लेकिन वहां से कोई राहत नहीं मिली। जो हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस हैं उनकी बेंच ने हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया था बीजेपी की याचिका पर और ये कहा था कि आप वापस से जाकर के रिव्यू फाइल कीजिए सिंगल बेंच के आगे ही। अब बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सबसे जो बड़ी दलील है इसमें, मेरिट्स में जाए बगैर अगर हम अजय बात करें कि मेरिट्स क्या है वो अलग बात है, बीजेपी का ये कहना है कि एक एक्स पार्टी ऑर्डर है, यानी कि उनको बिना सुने अगर वो पक्षकार हैं तो कम से कम उन्हें एक सुनवाई का मौका दिया जाना चाहिए हाईकोर्ट में सिंगल जज बेंच के आगे। और इसीलिए अब सुप्रीम कोर्ट इसमें हस्तक्षेप करे क्योंकि जो हाईकोर्ट का ऑर्डर है वो साफ तौर पर 4 जून तक रिस्ट्रेन कर देता है। तो यही बहुत क्रूशियल समय है चुनाव के लिए, बीजेपी का ये मानना है। और इस तरह से अगर विज्ञापनों को प्रकाशित करने से रोका जाएगा तो ये जो सबको एक समान मौका दिए जाने की बात होती है चुनाव में, हर पार्टी को, हर उम्मीदवार को, कहीं ना कहीं वो भी प्रभावित होती है। और लेकिन सबसे बड़ी दलील वो है कि उनको बिना सुने ये आदेश दिया गया है, कम से कम बीजेपी को सुना जाना चाहिए और इसीलिए इस ऑर्डर पर फिलहाल स्टे किया जाए, पहले बीजेपी को सुना जाए, उसके बाद कोर्ट जो भी उचित आदेश समझता है वो पारित करे, लेकिन बिना सुने इस तरह के आदेश पारित नहीं किए। लेकिन विकास, जो आदेश आया है हाईकोर्ट का, कोलकाता हाईकोर्ट का, उसमें जो इलेक्शन कमीशन है उसको भी ये कहा गया है कि आपको ऐसी मामलों पर निगाह रखनी चाहिए और आप शायद इस मामले में बाईपार्टिसन या मतलब कुछ निर्णय नहीं ले पाए हैं। तो क्या इसमें इलेक्शन कमीशन को भी एक तरह से नोटिस दिया जा सकता है या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई इलेक्शन कमीशन को लेकर के या उनको भी एक पक्षकार बनाया जा सकता है इस पूरे मामले में? देखिए, सबसे पहले इसमें जो मुख्य पक्षकार हैं, बिल्कुल चुनाव आयोग को भी पार्टी बनाया जा सकता है अगर विवाद ये पैदा होता है कि क्या ये जो एडवर्टीजमेंट है वो मॉडल कोड का वायलेशन करते हैं या नहीं करते हैं। क्योंकि बड़ी बात यह है कि टीएमसी का ये कहना है कि आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं ये विज्ञापन सीधे सीधे। तो 2 लोगों के बीच अगर इस तरह का विवाद है तो उसमें चुनाव आयोग की भूमिका भी अहम होगी। लेकिन अभी जो मसला है वो सबसे पहले टीएमसी को, जब सोमवार को सुनवाई होगी तो तृणमूल की तरफ से भी दलीलें रखी जाएंगी कि क्या उनकी आपत्तियां हैं कि विज्ञापनों को लेकर के, जिनको लेकर वो हाईकोर्ट गए थे, क्योंकि कुछ खास विज्ञापन है जिनको हाईकोर्ट के सामने दिखाया गया था, उन्हें मेंशन किया गया था और कोर्ट ने सीधे कहा था कि ये विज्ञापन तो बिल्कुल नहीं चलने चाहिए क्योंकि ये सीधे सीधे इसमें व्यक्तिगत हमले किए गए हैं, व्यक्तिगत टीका टिप्पणी है और ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का भी वायलेशन करते हैं। ये प्रथम दृष्टया हाईकोर्ट को ऐसा लगता था। अब सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि मामला सोमवार को आएगा तो बेहतर
सुनवाई हो पाएगी और यह भी तय हो पाएगा कि ये वाकई में एडवर्टीजमेंट एमसीसी का वायलेशन करते हैं। अगर करते हैं तो चुनाव आयोग की क्या भूमिका है इसमें? क्या सीधे से ब्लैंकेट बैन लगाया जा सकता है बीजेपी पर कि वो कोई भी विज्ञापन नहीं देगा जिसमें तृणमूल का कोई भी रेफरेंस हो? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सभी पार्टी के जो है विज्ञापन आप खासतौर से सोशल मीडिया पर पाएंगे, वो कहीं ना कहीं एक रेफरेंस है अपोजिशन पार्टी के लिए या दूसरे दल के लिए। तो आखिर ये तृणमूल को किन एलिमेंट्स पर आपत्ति है, किन तत्वों पर आपत्ति है विज्ञापन के, और हाईकोर्ट ने इसी कारण से इसमें हस्तक्षेप किया। सुप्रीम कोर्ट अब ये साफ करेगा। प्रसन्नजीत, आपसे भी हम एक रिएक्शन लेना चाहते हैं इस पूरे मामले पर। बीजेपी टीएमसी के बीच में ये जो प्रतिद्वंदिता है वो तो चली रही है, लेकिन क्या वाकई मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का इससे वायलेशन माना जा सकता है जब आप व्यक्तिगत तौर पर, जैसे सनातन विरोधी तृणमूल, मेरे ख्याल से वही था विज्ञापन जिसको उन्होंने चैलेंज किया इस पूरे मामले में? हाँ बिल्कुल, देखिए मतलब ये तो समझना जरूरी है, जैसे विकास ने बताया कि ये एक तरफा सुनवाई होके इसे बैन किया गया था। तो मतलब कोई भी नागरिक हो उनकी तरफ से ये मांग तो किया ही जा सकता है कि हमें भी सुना जाए। तो सोमवार को हमें पता चलेगा कि इसकी क्या राय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिया जाता है। लेकिन जब जैसे आपने ये फुटेज में दिखा रहा है कि अपने मंच पर घूम घूम के ममता बनर्जी भाषण दे रही है, और इसी भाषण में जिस तरह से सनातनी के खिलाफ उन्होंने भाषण दी थी, और जिसके कारण आज ही पूरे प्रदेश में अलग अलग जगह पर साधुओं ने, सनातनी ने अपना मार्च निकालने वाले हैं शाम को 4-5 बजे के आसपास। तो जो तनाव की माहौल पैदा हो गया है, ये भी शायद समझना चाहिए कि ये भी मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है कि नहीं, कि इस तरह से हो सकता है कि नहीं, चाहे किसी भी समुदाय के खिलाफ हो। अगर किसी नेता ने इस तरह से मंच पर खुलेआम चुनौती देते हैं या धमकियां देते हैं या चोट पहुंचाते हैं किसी तरह से भावनाओं को, तो क्या वो मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है कि नहीं, ये भी एक सोचने वाली मामला है। और उसके बाद तो विज्ञापन की मामला है। पहले तो जिन्होंने कहा ये मॉडल कोड ऑफ कॉन्डक्ट के खिलाफ है कि नहीं, बाद में तो विज्ञापन आया है। तो मेरे ख्याल से सुप्रीम कोर्ट के सामने बीजेपी ने जो अपना मेंशन रखे हैं, उसके बारे में जब चर्चा हो तब इसके बारे में विस्तार से चर्चा होगा मेरे ख्याल से। अजय। प्रसन्नजीत जी बहुत धन्यवाद, विकास सारथी बहुत शुक्रिया, और इस खबर पर आप लोगों ने राय रखी, अपनी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। और खबरें 24 की चुनौती से जुड़ी हुई आपको अब आगे दिखाते हैं। स्वाति मालीवाल मारपीट मामले पर पटियाला लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और पूर्व आम आदमी पार्टी के सांसद धर्मवीर गांधी ने आप को साजिश रचने वाली पार्टी करार दे दिया। उन्होंने केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वो खुद साजिश करने वाले व्यक्ति हैं और आम आदमी पार्टी में कुछ भी संभव है। ये साजिशी पार्टी है, केजरीवाल खुद साजिशी बंदा है, मैं उसको अच्छी तरह जानता हूँ। जिस साजिश के तहत प्रशांत भूषण जोगेंद्र यादव को निकाला गया और जो उस समय जो माहौल बनाया गया, उससे मैं तो भयभीत हो गया था, इसलिए मैंने पार्टी छोड़ दिया, इसलिए मैंने इनको इनसे किनारा कर लिया। कुछ भी संभव है आम आदमी पार्टी में, मैं ये कह सकता हूँ। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि तमाम संवैधानिक संस्थाओं पर उंगली उठाने के बाद राहुल गांधी ने अब न्यायपालिका पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस जातिवादी मानसिकता से ग्रसित पार्टी है। कांग्रेस के शहजादे राहुल गांधी देश के संवैधानिक संस्थाओं पर, सेना के शौर्य पर, इलेक्शन कमीशन पर, जनता पर सवाल खड़े करने का और केवल अपने परिवार और खानदान को बेहतर बताने का एक पुराना उनकी आदत तो है ही, पर अब तो जुडिशरी पर सवाल उठाते हुए शहजादे कहते हैं कि 2 मुख्यमंत्री जेल गए, एक आदिवासी मुख्यमंत्री, एक नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री, अरविंद केजरीवाल और हेमंत सोरेन। जुडिशरी ने नॉन आदिवासी मुख्यमंत्री को तो राहत दे दी प्रचार की, और आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में ही रखा है। ये सरासर जुडिशरी का अपमान है। ये बताता है कि कैसे कांग्रेस के शहजादे अब अपनी जातिवादी और ओबीसी एससी एसटी विरोधी मानसिकता दूसरे संवैधानिक संस्थाओं के ऊपर भी थोपने का प्रयास कर रहे हैं।
और शहजाद पूनावाला ने आम आदमी पार्टी को महिला विरोधी भी बताया। उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल के मामले में इतने दिन बीतने के बाद भी अरविंद केजरीवाल चुप्पी साधे हुए हैं। निर्भया केस से जुड़े हुए लोगों ने भी और स्वयं निर्भया जी की माताजी ने भी अपना वक्तव्य रखा है कि ये शर्मनाक है कि एक महिला के साथ ऐसी अभद्रता, ऐसी चीरहरण की घटना होती है और फिर चरित्रहरण किया जाता है। मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी के इशारे पर पहले मार पिटाई, उसके बाद चीरहरण और अब चरित्रहरण। पहले करते हैं ये लोग दुराचार, फिर दुष्प्रचार, यही इनका बन चुका है शिष्टाचार। अब सवाल यह है कि 10 दिन से अरविंद केजरीवाल जी आप खामोश क्यों हैं? लोकसभा चुनाव का अब अंतिम चरण का मतदान बाकी है। इस दौर के लिए सभी दल अपने प्रचार अभियान को नई धार दे रहे हैं। बात करें सत्तारूढ़ दल बीजेपी और उसके सबसे बड़े स्टार प्रचारक नरेंद्र मोदी की, तो प्रधानमंत्री मोदी आज हिमाचल और पंजाब में होंगे। पहली रैली शिमला में अब से थोड़ी देर में हो सकती है। शिमला संसदीय क्षेत्र से सुरेश कश्यप के लिए प्रधानमंत्री वोट की अपील करेंगे। शिमला में कांग्रेस के विनोद सुल्तानपुरी मैदान में है। शिमला के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंडी जाएंगे। वहां भाजपा प्रत्याशी के तौर पर अभिनेत्री कंगना रनौत पहली बार चुनाव लड़ रही हैं। कांग्रेस के विक्रमादित्य सिंह मंडी से उनके खिलाफ मैदान में। और हिमाचल प्रदेश में 2 जनसभा करने के बाद प्रधानमंत्री आज पंजाब में चुनाव प्रचार करेंगे। यहां पहली जनसभा गुरदासपुर में होगी। गुरदासपुर से भाजपा उम्मीदवार दिनेश सिंह बब्बू के समर्थन में पीएम मतदाताओं से वोट की अपील करेंगे। इसके बाद जालंधर में प्रधानमंत्री बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार रिंकू के समर्थन में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। तो दूसरी तरफ पंजाब में कांग्रेस पार्टी एवं आम आदमी पार्टी ने भी प्रचार अभियान को तेज कर दिया है। यहां अभी 3 दिन पहले ही पंजाब में आम आदमी पार्टी को उस वक्त बड़ा झटका लगा जब जालंधर कैंट के पूर्व विधायक जगबीर सिंह बराड़ बीजेपी में शामिल हो गए थे। कांग्रेस पार्टी के अंदर भी यहां पर काफ़ी गुटबाजी है और वो तमाम मुश्किलों से गुजर रही है। चुनाव प्रचार के इस युद्ध में विपक्षी दलों ने भी पूरी ताकत लगा दी है। आखिरी चरण में जनता को अपने पक्ष में करने के लिए विपक्षी दलों के नेता कोई कसर नहीं छोड़ रहे। पंजाब में बीएसपी सुप्रीमो मायावती आज एक जनसभा करेंगी और जनता से बसपा के पक्ष में मतदान की अपील करेंगी। वहीं कांग्रेस नेता सचिन पायलट पंजाब के आनंदपुर साहिब सीट पर चुनाव प्रचार करेंगे। ये सीट साल 2019 में कांग्रेस ने ही जीती थी। पंजाब की सभी 13 सीटों पर 7वें चरण में 1 जून को मतदान होना है। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो पूर्वांचल में अखिलेश यादव पूरी ताकत से डटे हुए हैं। आज भी अखिलेश और डिंपल यादव चुनाव प्रचार की कमान संभालेंगे। वहीं बिहार में तेजस्वी यादव आरजेडी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे और मतदाताओं से अपने गठबंधन के पक्ष में मतदान की अपील करेंगे। लोकसभा चुनाव के 6ठे चरण के तहत कल वोट डाले जाएंगे और इस दौर में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें सबसे ज़्यादा 14 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं। छठे दौर में 25 मई को 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 58 सीट्स पर वोटिंग होनी है। इसमें जम्मू कश्मीर का अनंतनाग राजौरी क्षेत्र भी शामिल है, जहां मतदान तीसरे चरण के बजाय 6ठे चरण के लिए स्थगित कर दिया गया था। पूर्व केंद्रीय मंत्री मेनका गांधी, भोजपुरी कलाकार मनोज तिवारी, निरहुआ, जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती और मनोहर लाल समेत कई केंद्रीय मंत्रियों की किस्मत का फैसला इसी चरण में ईवीएम में बंद हो जाएगा। छठे चरण में जिन सीटों पर मतदान होना है उसमें उत्तर प्रदेश की 14, हरियाणा की 10, बिहार और पश्चिम बंगाल की 8, दिल्ली की सभी 7, ओडिशा की 6 और झारखंड की 4 सीटें शामिल हैं। वहीं सबसे कम जम्मू कश्मीर की 1 सीट पर भी लोग वोट डालेंगे। और झारखंड में बीते 2 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने बड़े जनाधार के साथ अपना दबदबा कायम रखा है। प्रधानमंत्री का विजन और केंद्र सरकार की कल्याणकारी योजनाओं के आधार पर बीजेपी एक बार फिर से इस सियासी समर में प्रदर्शन को लेकर के आश्वस्त है। आइए जानते हैं कौन है वो सेनापति जो झारखंड में भाजपा के लिए विजय अभियान को धार देने का काम कर रहे हैं। झारखंड में प्रधानमंत्री मोदी की छवि, उनकी नीतियां और कल्याणकारी योजनाओं के बल पर भारतीय जनता पार्टी इस बार के लोकसभा समर में अपने बीते प्रदर्शन को दोहराने की कवायद में जुटी है। वहीं भ्रष्टाचार और राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहे महागठबंधन की बढ़ी चुनौतियां भी भाजपा को विजय अभियान की ओर आश्वस्त करती नजर आ रही हैं। एनडीए गठबंधन के तहत भाजपा और ऑल झारखंड स्टूडेंट्स यूनियन गठबंधन के तहत चुनाव लड़ रही हैं।
ऐसे में झारखंड में भाजपा के लिए सेनापति की भूमिका में हैं वरिष्ठ भाजपा नेता बाबूलाल मरांडी। बाबूलाल मरांडी झारखंड के पहले मुख्यमंत्री और वर्तमान में झारखंड भाजपा अध्यक्ष हैं। बाबूलाल मरांडी झारखंड विकास मोर्चा प्रजातांत्रिक के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। भाजपा ने 1991 में बाबूलाल मरांडी को लोकसभा चुनाव का टिकट दिया, लेकिन वो हार गए। 1996 में पार्टी ने उन्हें वनांचल भाजपा का अध्यक्ष नियुक्त किया। 1999 में अटल सरकार में उन्हें वन पर्यावरण राज्य मंत्री का पद मिला। बाबूलाल मरांडी 1998 से 2000 में भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री रहे। झारखंड राज्य बनने के बाद एनडीए सरकार में बाबूलाल मरांडी ने राज्य में सरकार बनाई और झारखंड के पहले मुख्यमंत्री चुने गए। वर्ष 2003 में दल के आंतरिक विरोध के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद त्यागना पड़ा। इसके बाद 2004 के लोकसभा चुनाव में बाबूलाल मरांडी ने कोडरमा सीट से जीत दर्ज की। वर्ष 2006 में बाबूलाल मरांडी ने झारखंड विकास मोर्चा नामक दल का गठन किया। 2019 में बाबूलाल मरांडी ने जेवीएम पार्टी से धनवार विधानसभा से चुनाव लड़ा और बड़ी जीत हासिल की। वहीं इसके बाद मरांडी ने अपनी जेवीएम पार्टी का भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया। झारखंड में भाजपा के विजय रथ को और गति देने का काम कर रहे हैं केंद्रीय मंत्री और वरिष्ठ नेता अर्जुन मुंडा। आदिवासी नेता अर्जुन मुंडा झारखंड की राजनीति में बड़ा चेहरा माने जाते हैं। अर्जुन मुंडा राज्य के 2 बार मुख्यमंत्री का पद भी संभाल चुके हैं। एक नजर भाजपा के इस वरिष्ठ नेता के सियासी सफर पर। अर्जुन मुंडा 1995 में अविभाजित बिहार की खरसावां सीट से पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर विधायक चुने गए थे, जबकि 2000 में यहां पर हुए चुनाव से पहले वो बीजेपी में आ गए और खासरवान सीट से एक बार फिर विधायक चुने गए। झारखंड के गठन के बाद यहां पर बीजेपी की सरकार बनने पर सरकार में अर्जुन मुंडा राज्य आदिवासी कल्याण मंत्री बने। वहीं 2003 में अर्जुन मुंडा ने राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर पदभार संभाला। वर्ष 2006 में अर्जुन मुंडा विपक्ष के नेता भी रहे। 2009 के आम चुनाव में अर्जुन मुंडा जमशेदपुर निर्वाचन क्षेत्र से 15वीं लोकसभा के लिए चुने गए और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव भी बनाए गए। 2010 में अर्जुन मुंडा ने दूसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री का पद संभाला। साल 2019 के संसदीय चुनाव में झारखंड की खूंटी लोकसभा सीट से अर्जुन मुंडा ने बेहद कड़े मुकाबले में जीत हासिल की। पीएम नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल में वो केंद्रीय मंत्री बनाए गए। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने अर्जुन मुंडा को एक बार फिर खूंटी सीट से मैदान में उतारा है। झारखंड की 14 लोकसभा सीटों के लिए मुख्य मुकाबला भाजपा और इंडी गठबंधन के प्रत्याशियों के बीच है। ऐसे में स्थानीय मुद्दों से प्रभावित इस राज्य की राजनीति में किस दल के सेनापति जनता का विश्वास जीत पाते हैं, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। झारखंड में विपक्षी गठबंधन के नेताओं की बात करें तो हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा की कमान हेमंत की पत्नी कल्पना सोरेन और राज्य के मुख्यमंत्री चंपई सोरेन के हाथों में है। इन्हें झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष और एक समय राज्य की सियासत के दिग्गज नेता रहे शिबू सोरेन का मार्गदर्शन भी मिल रहा है। वहीं कांग्रेस पार्टी सूबे में ये सियासी लड़ाई अपने प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अगुवाई में लड़ रही है। आइए इन नेताओं के सियासी सफर पर भी एक नजर डालते हैं। अलग अलग खेमों और दलों में बटे झारखंड के लोकसभा संग्राम के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा, आरजेडी तथा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया एक साथ मिलकर चुनाव लड़ रही हैं। वहीं बीते दिनों जमीन घोटाले मामले में हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी ने राज्य सरकार के लिए राजनीतिक संकट खड़ा कर एक बार फिर अस्थिरता का माहौल पैदा कर दिया था। इस बीच आम चुनाव से पहले ही जेएमएम से इस्तीफा देते हुए सोरेन परिवार की बड़ी बहू सीता सोरेन ने भाजपा का दामन थाम लिया। ऐसे में 2024 का लोकसभा संग्राम जेएमएम और इंडी अलायंस के लिए जटिलताओं से भरा है, जिसमें जेएमएम के लिए सेनापति की भूमिका में हैं शिबू सोरेन। शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा के अध्यक्ष हैं। 1970 में अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत करने वाले शिबू सोरेन ने पहली बार 1977 में लोकसभा चुनाव लड़ा, लेकिन पराजित हुए। 1980 का लोकसभा चुनाव जीतने के बाद वे 1989, 1991 और 1996 में भी संसद में पहुंचने में सफल रहे। 2002 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए। इसी साल उन्होंने राज्यसभा से इस्तीफा देकर दुमका से लोकसभा का उपचुनाव जीता। 2004 में भी वे दुमका से लोकसभा के लिए चुने गए और मनमोहन सिंह की सरकार में कोयला मंत्री बने। लेकिन चिरुडीह कांड में गिरफ्तारी का वारंट जारी होने के बाद उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल से 24 जुलाई 2004 को इस्तीफा देना पड़ा।
शिबू सोरेन को बिहार से अलग झारखंड बनवाने में सबसे अहम नेता माना जाता है। 2005 में झारखंड विधानसभा चुनावों के पश्चात वे विवादास्पद तरीके से झारखंड के मुख्यमंत्री बने, परंतु बहुमत साबित न कर सकने के कारण कुछ दिनों के पश्चात ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। वहीं जेएमएम के लिए इस लोकसभा सियासी संग्राम में एक और सेनापति सूबे के सीएम चंपई सोरेन की भूमिका को बेहद अहम माना जा रहा है और जो जमीनी राजनीति और लोगों से जुड़ाव के कारण राज्य में एक बड़ा जनाधार रखते हैं। एक नजर उनके सियासी सफर पर। चंपई सोरेन पहली बार 1991 में सरायकेला विधानसभा क्षेत्र से उपचुनाव में बतौर निर्दलीय प्रत्याशी जीतकर विधायक बने थे। 1995 के विधानसभा चुनाव में झारखंड मुक्ति मोर्चा के टिकट पर चुनाव लड़कर भाजपा के पंचू टुडू को हराकर विधायक बने। 2000 के विधानसभा चुनाव में भाजपा लहर में अनंतराम टुडू के हाथों पहली बार उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। 2005 से चंपई सोरेन लगातार सरायकेला से विधायक हैं। 2010 में भाजपा झामुमो गठबंधन वाली अर्जुन मुंडा की सरकार में कैबिनेट मंत्री बने। इसके बाद 2013 में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी तो इन्हें फिर से मंत्री पद मिला। 2019 में राज्य में झामुमो कांग्रेस गठबंधन की सरकार में चंपई सोरेन को एक बार फिर मंत्री बनाया गया। 2020 में चंपई सोरेन राज्य में तीसरी बार मंत्री बने। झारखंड में हालिया राजनीतिक संकट के बीच हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद उनकी पत्नी कल्पना सोरेन इन दिनों पार्टी की कमान संभाल रही हैं और झारखंड की राजनीति और ताजा हालात में उनकी भूमिका किसी सेनापति से कम नजर नहीं आती। वहीं लोकसभा समर के लिए झारखंड के महागठबंधन में कांग्रेस को भी अपने अध्यक्ष के नेतृत्व से बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। वहीं भाजपा के खिलाफ किलाबंदी करने में जुटी कांग्रेस के लिए राज्य में सेनापति की भूमिका में हैं राजेश ठाकुर। एक नजर उनके सियासी सफर पर। राजेश ठाकुर ने राजनीति की शुरुआत दिल्ली विश्वविद्यालय से 1990 में NSUI से की। दिल्ली से आने के बाद बोकारो युवा कांग्रेस में रहे। 2019 में राजेश ठाकुर को झारखंड कांग्रेस का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। 25 अगस्त 2021 को कांग्रेस हाईकमान ने राजेश ठाकुर को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया। राजनीतिक विवादों, अस्थिरता, आपसी तालमेल की चुनौतियां, झारखंड मुक्ति मोर्चा के भावी कार्ययोजना को लेकर संशय झेलता इंडी गठबंधन इस बार लोकसभा चुनाव में जनता का कितना विश्वास जीत पाने में सफल हो पाता है, ये आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज। और फिलहाल 24 की चुनौती से जुड़ी खबरों में सिर्फ इतना ही। शराब नीति घोटाले में गिरफ्तार हुई भारत राष्ट्र समिति की नेता के कविता की जमानत याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में आज सुनवाई होगी। 10 मई को हुई पिछली सुनवाई में जस्टिस स्वर्णकांता शर्मा की बेंच ने ईडी और सीबीआई को नोटिस जारी का जवाब मांगा था। इससे पहले 6 मई को दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनकी जमानत याचिकाएं खारिज कर दी थी। इसके बाद के कविता ने राउज एवेन्यू कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दी। ईडी ने के कविता को 15 मार्च को हैदराबाद के बंजारा हिल स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया था। के कविता 3 जून तक न्यायिक हिरासत में है। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर में हुए नक्सली मुठभेड़ में 8 नक्सली मारे गए हैं। सर्चिंग के दौरान एक और नक्सली के शव की बरामदगी की गई है। इससे पहले कल ही 7 नक्सलियों के शव बरामद किए जा चुके थे। जिस जगह पर मुठभेड़ हुई वहां से बड़ी संख्या में हथियार और गोला बारूद बरामद किए गए। डीआरजी बस्तर फाइटर्स और एसटीएफ की संयुक्त टीम के द्वारा सर्च अभियान अभी भी जारी है। महाराष्ट्र के ठाणे जिले में डोंडीवली इलाके में आमुदन केमिकल कंपनी में बॉयलर फटने की घटना में मरने वालों की संख्या बढ़कर के 10 हो गई है। आज सुबह 3 और शव बरामद किए गए। कल दोपहर यहां बॉयलर फटने से भीषण आग लग गई थी। ये फैक्ट्री महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम यानी MIDC फेज 2 के कैंपस में स्थित है।
घायलों का इलाज जारी है। महाराष्ट्र सरकार ने हादसे में जान गंवाने वालों के लिए 5 लाख रुपए के मुआवजे की घोषणा की है और घायलों के इलाज की जिम्मेदारी भी ली। उधर अंबाला में भी एक दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर से वैष्णो देवी दर्शन के लिए जा रही ट्रैवलर गाड़ी आगे चल रही ट्रॉली से टकरा गई। हादसे में 7 श्रद्धालुओं की मौत हो गई है, जबकि 20 लोग घायल हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मरने वालों में 6 माह की एक बच्ची और एक दंपति भी शामिल है। हादसा इतना दर्दनाक था कि ट्रैवलर का एक हिस्सा पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया, जबकि कुछ घायल ट्रैवलर में ही फंस गए थे। चीख पुकार सुनने के बाद राहगीरों ने घायलों को निकाला और पुलिस की मदद से एम्बुलेंस के जरिए छावनी नागरिक अस्पताल और आदेश अस्पताल में उन लोगों को भर्ती कराया गया। ये टेम्पो ट्रैवलर है और बुलंदशहर से चले थे परिवार माता वैष्णो देवी पे जाने के लिए, और अभी एनडीआई प्लाजा ये मोड़ा थाना पड़ाव में पड़ता है जिट रोड पे, तो एक ट्राला था उसके पीछे से टकराई है। तो अभी तक हमारे पास 4 व्यक्तियों की मौत की सूचना है, बाकी हम पता कर रहे हैं। हमने ट्रक कब्जे में लिया है, अभी वो मौके से फरार हो गया है, तो अभी ट्रक कब्जे में लिया, अगली केस रजिस्टर्ड करके अगली कार्रवाई करेंगे। राजस्थान में गर्मी और हीट वेव अब जानलेवा हो गई है। देश के सबसे ज्यादा गर्मी वाले 10 शहरों में 5 राजस्थान के ही हैं। तापमान ने 24 घंटे में इस गर्मी का 7 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया। बाड़मेर में पारा कल 48.8 डिग्री पर पहुंच गया। इससे पहले सबसे ज्यादा तापमान 2006 में 49.5 डिग्री दर्ज किया गया था। बाड़मेर के अलावा फलौदी भी 48.6 डिग्री सेल्सियस के साथ जूझ रहा है। वहीं फतेहपुर, जालौर, चुरू, जोधपुर, जैसलमेर और कोटा में भी पारा 47 डिग्री से ज़्यादा रिकॉर्ड किया गया है। बीते एक सप्ताह में पड़ रही भीषण गर्मी और लू से आमजन का हाल बेहाल है। प्रचंड गर्मी से राजस्थान के कई इलाकों में मौत की खबरें आई हैं। मौसम विभाग ने 3 दिनों से भीषण गर्मी का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 3 दिन पश्चिमी राजस्थान के कई शहरों में तापमान 49 से 50 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। राज्य के सरकारी अस्पतालों के सभी डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ की छुट्टियां रद्द की गई हैं और उन्हें सभी राहत और बचाव कार्य के निर्देश दिए गए हैं। पहली बार राजस्थान में अधिकतम तापमान 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। सबसे ज़्यादा अधिकतम तापमान बाड़मेर में 48 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ है। इसके अलावा 5 ऐसे स्टेशन भी हैं जहां पे अधिकतम तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है, यानी कि जो हीट वेव का दौर अब तक चल रहा था, इसकी इंटेंसिटी में अभी और बढ़ोतरी हुई है। फिलहाल सीवियर हीट वेव की परिस्थिति बनी हुई है। इसके अलावा रात्रि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से 3 से 5 डिग्री ऊपर है, यानी कि हीट वेव के साथ साथ में वार्म नाइट कंडीशंस बनी हुई है। मध्य प्रदेश में भी इन दिनों भीषण गर्मी की मार लोगों को झेला रही है। भोपाल से ग्वालियर तक कई शहरों में लू की वजह से लोगों का बुरा हाल है। सबसे बुरी हालत एमपी के गुना में है, जहां पर तापमान 46.6 डिग्री को पार कर गया है। उधर गुजरात, यूपी, हरियाणा और पंजाब के कई शहरों में भी 45-46 डिग्री के पार पारा दर्ज किया गया। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में भयंकर लू की चेतावनी जारी की है। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में अगले 5 दिन ऐसे ही हालात रह सकते हैं। इन राज्यों में भी लू का रेड अलर्ट जारी किया गया है। यूपी में धूप और लू से राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई दे रही। कुल मिलाकर इस प्रचंड गर्मी में सभी का बहुत बुरा हाल है। भीषण गर्मी की तपन के बाद असम के डिब्रूगढ़ जिले के कई हिस्सों में आज सुबह हल्की बारिश हुई। बरसात होने से लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिली। बारिश के बाद वहां मौसम सुहावना हुआ, तापमान में गिरावट दर्ज की गई। स्पेन अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 99वां सदस्य बन गया है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि स्पेन ने नई दिल्ली में डिपॉजिटरी के प्रमुख, विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव अभिषेक सिंह के साथ स्पेन के राजदूत जोस मारिया दियाजो डोमिंगवेज की बैठक के दौरान अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के जो समर्थन का दस्तावेज है वो सौंप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सोलर अलायंस अपने सदस्य देशों में ऊर्जा पहुंच लाने, ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने
और ऊर्जा संक्रमण को चलाने के साधन के रूप में सौर ऊर्जा प्रौद्योगिकी की बढ़ती तैनाती के लिए सहयोगी मंच है। इस गठबंधन का उद्देश्य जीवाश्म ईंधन जैसे कि ऊर्जा के गैर नवीकरणीय स्रोतों पर निर्भरता को कम करना है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन भारत और फ्रांस के संयुक्त प्रयास का परिणाम है। 116 देश ISA फ्रेमवर्क पर जो समझौता किया गया उस पर हस्ताक्षर कर चुके हैं। दिल्ली NCR में प्रॉपर्टी की डिमांड काफ़ी बढ़ी है। रियल एस्टेट की एक सलाहकार कंपनी अनरॉक के मुताबिक पिछले 6 सालों के दौरान दिल्ली NCR में बिना बिके घरों की जो संख्या है उसमें 57% की कमी आई और अब केवल 86,420 यूनिट्स रह गई हैं जो अभी तक नहीं बिके हैं। एनरॉक के मुताबिक NCR में बिना बिके घरों की संख्या मार्च 2018 में 2 लाख यूनिट थी जो इस साल 31 मार्च को घट करके 86,000 यूनिट्स ही रह गई हैं। इस अवधि में देश के प्रमुख दक्षिणी शहरों बेंगलुरु, हैदराबाद और चेन्नई में जो घर नहीं बिक पाए उनकी संख्या 2018 में माफ़ कीजिएगा 1.96 लाख यूनिट से घट करके 2024 की पहली तिमाही में 1.76 लाख यूनिट रह गई। देश के पश्चिमी क्षेत्र की बात करें तो मुंबई और पुणे में बिना बिके घरों की संख्या में 8% की कमी दर्ज की गई है। पूरब में कोलकाता में बिना बिके घरों की संख्या में 41% की प्रभावशाली गिरावट दर्ज की गई। एनरॉक के मुताबिक NCR में बिना बिके घरों की संख्या में कमी के लिए डेवलपर्स द्वारा नई आपूर्ति पर नियंत्रण रखना है। एनरॉक के मुताबिक गुरुग्राम में बिना बिके आवासों की संख्या अब 53,136 से कम होकर के 33,326 यूनिट्स रह गई है। नोएडा में भी जो घर नहीं बिक पाए थे ऐसे 25,669 घर थे जो 71% घटे हैं और केवल 7,451 इकाइयाँ बाकी हैं नोएडा में। गाजियाबाद में सबसे ज़्यादा डिमांड देखी गई 70% बिना बिके जो यूनिट्स हैं उसमें कमी आई। 37,000 यूनिट से अब केवल 11,000 मकान गाजियाबाद में हैं जो कि नहीं बिके। भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली प्रमुख अर्थव्यवस्था है और इसे और वैश्विक अर्थव्यवस्था का इंजन अब कहा जाने लगा है। यही वजह है कि आज भारत निवेश का भी एक मुख्य केंद्र बना हुआ है। देश में पिछले 1 दशक में $8 ट्रिलियन का सार्वजनिक और निजी निवेश किया गया। ये देश की आबादी के बाद से किए गए निवेश में आधे से ज़्यादा है। DSP एसेट मैनेजर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 1947 में देश की आज़ादी के बाद से अब तक अलग अलग जगहों में निवेश जो किया गया कुल मिलाकर के $14 ट्रिलियन खर्च किए गए। इसमें परिवारों द्वारा घर पर किया गया खर्च, सरकार द्वारा इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया गया खर्च और निजी पूंजी खर्च शामिल है। रिपोर्ट में कहा गया कि सरकार अपने हर बजट में जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाती रही है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि भारत निवेश को लेकर के होने वाली हिचक से अब बाहर आ गया है। कोरोना काल में निवेश में ज़रूर कमी आई थी लेकिन सप्लाई चेन प्रभावित नहीं हुआ था। हालांकि महामारी के बाद सुधार और सरकारी व्यय के माध्यम से बड़े पैमाने पर जो निवेश किया गया अब उससे स्थिति काफ़ी बेहतर हो रही है। वैश्विक स्थिति भले ही ठीक नहीं हो लेकिन भारत का आधारभूत ढांचा मजबूत हुआ है। रिपोर्ट में भारत के शेयर बाजार का भी जिक्र किया गया। उन्होंने कहा कि भारत उभरते बाजारों में दूसरा सबसे बड़ा इक्विटी बाजार बन चुका है। उभरते बाजारों में भारत की हिस्सेदारी 2020 में 7.8% से बढ़कर के वर्तमान में 17.7% हुई। और अब नजर डालते हैं कारोबार जगत से जुड़ी कुछ और अहम खबरों पर फटाफट अंदाज में। दूरसंचार विभाग ने दूरसंचार सेवा प्रदाताओं को 6 लाख से अधिक मोबाइल कनेक्शन का सत्यापन करने का निर्देश दिया है। ये ऐसे कनेक्शन जिनके बारे में संदेह कि यह गलत दस्तावेजों का उपयोग करके प्राप्त किए गए हैं। विभाग ने दूरसंचार कंपनियों को 60 दिन के भीतर चिन्हित मोबाइल नंबरों का फिर से सत्यापन करने का निर्देश दिया है। कर्ज में डूबे रिलायंस कैपिटल के प्रशासक ने कर्ज समाधान योजना लागू करने की समय सीमा 90 दिन आगे बढ़ाने की NCLT से मोहलत मांगी है। स्वीकृत समाधान योजना के कार्यान्वयन की समय सीमा 27 मई 2024 तय की गई थी। NCLT की मुंबई पीठ ने 27 फरवरी को इंडस इंड इंटरनेशनल होल्डिंग्स लिमिटेड की तरफ से रिलायंस कैपिटल के लिए पेश कर्ज समाधान योजना को मंजूरी दी थी। हिंदुजा समूह की कंपनी IIHL ने 9,650 करोड़ रुपए की समाधान योजना पेश की थी।
इंडिगो चलाने वाली कंपनी इंटरग्लोब एविएशन ने वित्तीय वर्ष 2023-24 की चौथी तिमाही में कुल मिलाकर 1894.82 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। ये पिछले साल की इसी तिमाही में हुए 919.20 करोड़ रुपए के मुनाफे से 106% ज्यादा है। आसान शब्दों में कहें तो इंडिगो को इस तिमाही में पिछले साल के मुकाबले 2 गुना से भी ज्यादा मुनाफा हुआ है। इंडिगो ने अपने कारोबार से होने वाली कमाई में सालाना आधार पर 26% की वृद्धि दर्ज की है। भुगतान और वित्तीय सेवा कंपनी पेटीएम के मालिक 197 कम्युनिकेशन लिमिटेड ने कंपनी के विश्वसनीय भुगतान उत्पादों और अनुभव को प्रदर्शित कर यूजर्स के जुड़ाव को बढ़ाने के लिए एक नया विज्ञापन अभियान शुरू किया। यह अभियान यूपीआई मनी ट्रांसफर, स्कैन और पे, अग्रणी साउंड बॉक्स, पेटीएम यूपीआई लाइट वॉलेट, यूपीआई पर क्रेडिट कार्ड, रिचार्ज और बिल भुगतान के साथ साथ पेटीएम ऐप पर उपलब्ध अन्य भुगतान उपकरणों को बढ़ावा देता है। यह रिकवरी के लिए पेटीएम के प्रमुख फोकस क्षेत्रों को दर्शाता है। टाटा ग्रुप की एयरलाइन एयर इंडिया ने पायलटों की सैलरी में 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की है। साथ ही 1.8 लाख रुपए तक का सालाना परफॉर्मेंस बोनस का भी ऐलान किया गया है। सैलरी और सालाना परफॉर्मेंस बोनस में बढ़ोतरी 1 अप्रैल से लागू होगी। इस संबंध में जारी आधिकारिक बयान के मुताबिक फर्स्ट ऑफिसर से लेकर सीनियर कमांडर तक की सैलरी में हर महीने 5,000 से 15,000 रुपए तक की बढ़ोतरी की गई है। इस अप्रैल सीजन में जूनियर फर्स्ट ऑफिसरों की सैलरी में कोई बढ़ोतरी नहीं की गई है। सुस्त निर्यात के बावजूद सड़क मार्ग से ढुलाई करने वाले फ्लीट ऑपरेटरों का राजस्व वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 9 से 11% तक बढ़ सकता है। रेटिंग एजेंसी क्रिसिल रेटिंग्स के मुताबिक बेहतर घरेलू मांग के कारण इसे समर्थन मिला है। एजेंसी को उम्मीद है कि चल रहे वित्त वर्ष में फ्लीट ऑपरेटरों का परिचालन मुनाफा 75 से 100 आधार अंक बढ़ेगा। सड़क से माल ढुलाई में 2025 में वृद्धि मात्रा केंद्रित क्षेत्रों जैसे खनन, औद्योगिक उत्पादन, बुनियादी ढांचे व इंजीनियरिंग के सामान से संचालित होगी। और आपको सीधे ले चलते हैं दिल्ली में, जहां पर बीएसएफ अलंकरण समारोह में एनएसए अजीत डोभाल जी संबोधित कर रहे हैं। He told me that Mrs. Gandhi has handed over the charge of the Ministry of Home Affairs and Shri Uma Shankar Dikshit is going to take over. And Shri Uma Shankar Dikshit has desired that he would like to have a panel of police officers from the senior most with the highest number of service to the lowest number of service. And about 6 or 7 officers have to be this thing, and Mr. Rustamji will be leading it. He wanted me to meet Mr. Rustamji since he had desired to meet me. That's another story that this meeting took place at what happened. I went to Mr. Rustamji's room. What a towering personality he was. Very magnetic. Very simple to communicate, but there was an aura around him. There are many things that he said that one talks to almost a probationer, a young officer with about 4 years of service. But I remember one thing. He said, "Do you see the police and everything? How do you feel about it?" Well, I don't think that I had anything to say. I said, "Yes, I feel quite good and happy about it." He says, "No, it will not remain like this. It will change. Anything that is changed in the past will change in the future." And this is a Tibetan saying, but it's so true about life. That those who can anticipate the change and who can work, prepare and train themselves to meet the challenges of the new era will be the true leaders of this country's internal security setup. They will have to anticipate and change themselves and also change the forces that they will be leading. And thereafter he told me that what I should talk and what shouldn't I say. I went to Shri Uma Shankar Dikshit's room with a big delegation at the tail of it, and fortunately my number came at the end by the time this thing was over, so I could hardly get any time to speak. But anyway, today, the BSF, as I've been told and I know that, is world's largest border guarding force. Mr. Rustamji, wherever his soul is, must be delighted to know that the organization that he founded, the organization whose conceptualization, whose foundation, whose nurturing was done by him, today has reached those heights. That both in the country's
internal security management and in guarding the frontiers of this country, it has got a seminal role. But friend, coming to the question that will it remain? Is the excellence of today is a guarantee that it will continue to remain excellent tomorrow? Not necessarily. We are living in the changing times. India is changing very fast. In next 10 years, we will be a 10 trillion economy. It's a very, very major achievement and will be the world's third largest economy. It will also have the world's largest workforce. Technically, it will be one of the most advanced countries in many fields like semiconductors, artificial intelligence, quantum computing, high technologies, and various other areas of defense, security, manufacturing, and others. And it will become a hub of that. It will also be probably a very major global supply hub. And military power, we are very confident that at the rate we are building our capabilities, we are adding to our intrinsic strength, we are indigenizing our entire dependence for our hardware, for our military weapons and equipments. I think every few months we are bringing out a list of about 100 items or others where there is a ban on imports. Everything will be made in India, Atmanirbhar Bharat, totally the indigenous production. So we will be able to emerge. India, which was always an importer of the weapons and equipment this year, year ending 31st of March, has exported weapons valued at $2.5 billion. So we are emerging as a major exporter. बीएसएफ के अलंकरण समारोह में अजीत डोभाल जी संबोधित कर रहे थे। स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार जो कदम उठा रही है, आने वाले दिन और भी एक्साइटिंग होने जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने मलेशिया मास्टर्स के सेमीफाइनल्स में अपनी जगह बना ली है। आज खेले गए क्वार्टर फाइनल में सिंधु ने चीन के शीर्ष वरीयता प्राप्त खिलाड़ी हॉन यू को 21-13, 14-21, 21-12 से हरा दिया और भारत की अश्मिता चलिहा को मलेशिया मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। अश्मिता को चीन की झांग यीमान ने 21-10, 21-15 से हराया। तो फिलहाल समाचार के इस अंक में सिर्फ इतना ही। पूरी टीम को दीजिए इजाजत, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।